हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स को। और इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे 10 जनवरी 2025 में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, ठीक है? इस लेक्चर में हम देखेंगे राष्ट्रीय समाचार के बारे में, बैंकिंग और वित्तीय समाचार के बारे में, रक्षा समाचार के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार के बारे में, रैंक और रिपोर्ट समाचार के बारे में, योग समाचार के बारे में, पुरस्कार और मान्यताएँ समाचार के बारे में और नियुक्तियाँ और इस्तीफे समाचार के बारे में। यानी कि राष्ट्रीय समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, रैंक और रिपोर्ट समाचार, योग समाचार, पुरस्कार और मान्यता समाचार, नियुक्तियाँ और इस्तीफे समाचार। ठीक है? लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा-सा असवीकरण है, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है, इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। असवीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। आइए देखते हैं पहले कुछ राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की। 2025 के 7 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए उन्नत कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की, जो मार्च 2025 तक शुरू होने वाली है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को देश भर में नकद रहित उपचार प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना अधिकतम 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कवर हो, बशर्ते दुर्घटना 24 घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट की जाए। हिट एंड रन मामलों में मृत पीड़ितों के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। गडकरी ने ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना भी शुरू की, जिसमें डीटीआईस की स्थापना के लिए प्रोत्साहन और स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन और डीटीआईस के बुनियादी ढांचे के एकीकरण के लिए अतिरिक्त पुरस्कार शामिल। तो देखिए, यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो पहले एक छोटी-सी चीज़ हमें यहाँ समझनी होगी। वो क्या है कि भारत में अगर आप देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी जी का नाम आपने कई बार सुना होगा। जो भारत का बुनियादी ढाँचा है, उसमें जो हम सड़कों की जब बात करते हैं, यानी आपके राज्य मार्ग हो, आपके राष्ट्रीय मार्ग हो, वहीं पे आपकी एक्सप्रेसवेज़ हो, कई सारे तरीकों से भारत जो है वो अपने बुनियादी ढाँचे को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं एक चीज़ है जो उसमें कि भारत काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता है, वो है सड़क दुर्घटनाओं के मामले, ठीक है? भारत जो है, वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पे अधिकतम सड़क दुर्घटनाओं के मामले शामिल हैं। तो ऐसे में नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में 7 जनवरी को एक नई योजना की शुरुआत करी, जिसम के तहत कैशलेस उपचार दिया जाएगा। किनको? उन पीड़ितों को जो कि सड़क दुर्घटना में किसी न किसी हादसे का शिकार। तो उनको जो उपचार है, यानी आप कह सकते हैं प्रारंभिक उपचार है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, या फिर आप कह सकते हैं जो दूरक उपचार है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उन सभी तरह के उपचार दिए जाएँगे कैशलेस बेसिस पे। यानी कि उनसे बिना नकद लिए एक सरकारी कवर के तहत वो इलाज किया जाएगा, वो उपचार किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है कि 24 घंटे के भीतर ही पुलिस को उस सड़क दुर्घटना के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तभी पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का जो ये नकद रहित उपचार कवर है, उसका इस्तेमाल कर सकता है और अधिकतम 7 दिनों के लिए ही ये जो कवर है, उसका उपयोग किया जा सकता है। अगर कोई हिट एंड रन मामला है, अब हिट एंड रन मामला क्या होता है? जैसे आपने अभी हाल ही में आपको याद होगा कि केस था, जिसमें
एक गाड़ी ने कुछ लोगों को सड़क पे कुचल दिया। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, जहाँ पे लोग जो हैं वो किसी न किसी गाड़ी से या किसी न किसी वाहन के चपेट में आके अगर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में हिट एंड रन मामलों में मृत पीड़ितों के परिवार को 2 लाख रुपए का अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसी के साथ इसके संदर्भ में ही ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें हम कहते हैं ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, डीटीआईज़, इनको भी राष्ट्रव्यापी स्तर पे स्थापित करने के लिए भी एक योजना की शुरुआत की गई है और बुनियादी ढांचे के एकीकरण के लिए अतिरिक्त पुरस्कार भी इसमें दिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। फिर से राज्य समाचार, राष्ट्रीय समाचार में ही डब्ल्यूईपी ने एम्पावर हर्बेस लॉन्च किया। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए न्यू शॉप के साथ साझेदारी। 8 जनवरी 2025 को नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने न्यू शॉप के साथ मिलकर एम्पावर बेस सपनों की उड़ान पहल की शुरुआत। इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और संगठित खुदरा क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देना है, जिसमें खुदरा उद्यमिता में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और समर्थन प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी और गुजरात की महिलाओं के लिए खुला है, जिसमें 50 महिलाओं का चयन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। शीर्ष 20 प्रतिभागियों को न्यू शॉप फ्रेंचाइजी शुल्क पर पूर्ण छूट मिलेगी और इस पहल के तहत विशेषज्ञ मार्गदर्शन, खुदरा प्रबंधन में प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल उपकरण और व्यवसाय विकास की पेशकश भी की जाए। न्यू शॉप इस साझेदारी के माध्यम से 2030 तक लगभग 10,000 उद्यमियों की सहायता करने का लक्ष्य रखा। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 चीजें देखनी है। पहला डब्ल्यूईपी, दूसरा नीति आयोग और तीसरा एम्पावर बेस, ठीक है? तो देखिए अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो भारत में उससे पहले जो आपका योजना आयोग था, जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी जानते हैं, उसको बंद करने के बाद नीति आयोग की शुरुआत हुई थी। यानी 2015 में 1 जनवरी 2015 को असल में योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग का मतलब क्या है? न्यू इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद नीति आयोग ने भारत में आने वाले भविष्य को लेके कई सारी परियोजनाओं पे कार्य किया है। उसी नीति आयोग का ही एक मंच है या फिर एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं महिला उद्यमिता मंच, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो जो डब्ल्यूईपी है, ये असल में नीति आयोग का ही एक हिस्सा है, ठीक है? तो अभी इस महिला उद्यमिता मंच ने क्या करा कि न्यू शॉप के साथ मिलके एक साझेदारी करी और एम्पावर हर बेस नाम से एक योजना या पहल की शुरुआत। इस पहल के साथ जो महिला उद्यमी हैं, यानी वो महिलाएँ जो कि व्यापार में आना चाहती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि वो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में व्यापार के माध्यम से अपना योगदान देना चाहती हैं, उन महिलाओं को सशक्त बनाना और साथ के साथ जो संगठित खुदरा क्षेत्र है, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर भी कहते हैं, यानी खुदरा क्षेत्र यानी जो आपकी दुकानें होती हैं, उसको हम लोग खुदरा क्षेत्र में गिनते हैं। जैसे कि आपकी राशन की दुकान होगी, आपकी कपड़े की दुकान होगी और बाकी जगह पे आपका आप कह सकते हैं जूतों की दुकान होगी या कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान होगी। तो जो भी हमारे खुदरा क्षेत्र हैं, उन वृद्धि को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य, ठीक है? खुदरा उद्यमिता में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत हम किन हिस्सों को देश के कवर करने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी और गुजरात। तो यहाँ से जो महिला उद्यमी हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें से 50 महिलाओं का चयन किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से और इन 50 महिलाओं में जो भी शीर्ष 20 प्रतिभागी होंगे, उनको न्यू शॉप की फ्रैंचाइज़ी शुल्क जो है, उस पर पूर्ण छूट मिलेगी। यानी मान लीजिए, अगर आप न्यू शॉप की फ्रैंचाइज़ी लेते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे
तो जो शीर्ष 20 प्रतिभागी होंगे, उनको इस पूरे पैसे पे पूर्ण छूट मिलेगी, यानी उन्हें ये पैसा नहीं देना। और इसके तहत विशेषज्ञ मार्गदर्शन, खुदरा प्रबंधन में प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उपकरण और व्यवसाय विकास भी उनको दिए। न्यू शॉप ने इस योजना के तहत जो अपना लक्ष्य रखा है, वो लगभग 2030 तक 10,000 उद्यमियों की सहायता करने का लक्ष्य रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपके सामने ये चित्रण एक तरीके से साफ हो गया होगा कि नीति आयोग क्या है, डब्ल्यूईपी क्या है, एमपावर हर बिज क्या है, न्यू शॉप इसमें किस प्रकार से कार्य कर रहा है या किस प्रकार से महिला उद्यमियों की मदद करने जा रहा है। ठीक है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीएआर ने कुशल कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसान समृद्धि पोर्टल लॉन्च। जनवरी 2025 में हिमांशु पाठक, आईसीएआर के महानिदेशक ने केरल के कासरगोड में आईसीएआर सीपीसी आरआई में किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल और किसान समृद्धि ट्रेडमार्क का शुभारंभ किया। आईसीएआर के अटारी द्वारा विकसित और आईसीएआर के केवीके द्वारा प्रबंधित पोर्टल किसानों, कृषि उद्यमियों और उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों की सीधी ऑनलाइन बिक्री के लिए जोड़ता है, जिससे कि पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में संचालित ये पोर्टल कुशल कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल व्यापार नेटवर्क बनाने का भी लक्ष्य रखता है। यह पोर्टल भारत में 11 आईसीएआर एटीएआरआई केंद्रों के सभी केवीकेस को जोड़ने के लिए स्केलेबल है और आसान पहुंच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पायलट परीक्षण के अधीन है और जल्द ही लॉन्च किया। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आईसीएआर असल में है। तो आईसीएआर का जो मतलब है वो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है? अब हम बात करते हैं इस खबर के बारे में। तो यहाँ पे होता क्या है कि डॉक्टर हिमांशु पाठक जो है, जो इस समय पे आईसीएआर के महानिदेशक हैं, इन्होंने अभी हाल ही में केरल राज्य के शहर कासरगोड में आईसीएआर सीपीसीआरआई में एक किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल का लॉन्च किया। किस पोर्टल को? किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल को लॉन्च। ठीक है? अब इसके द्वारा क्या किया जाना है कि आईसीएआर के जो एटीएआरआई द्वारा विकसित केवीके हैं, उनके मुताबिक प्रबंधित पोर्टल किसानों को, कृषि उद्यमियों और उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों की सीधी ऑनलाइन बिक्री के लिए जोड़। यानी जो किसान है, उसे पता है कि इस फसल का दाम असल में बाजार में कितना है। कृषि उद्यमियों को पता है कि कौन-सी फसल बाजार में ज़्यादा है, किसका दाम कितना है, किससे मुनाफ़ा होगा, कृषि व्यापार में वो अपना आप कह सकते हैं वर्चस्व बढ़ा सकते हैं, उन्हें पता है। और जो उपभोक्ता हैं, यानी कि मैं और आप, जो कि कृषि उत्पादों को ग्रहण करने जा रहे हैं, अंततः उन उपभोक्ताओं को भी कई प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि कौन-सी फसलें बाज़ार में हैं, क्या उनका दाम है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें, तो किसान, कृषि उद्यमी और उपभोक्ता, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम। तो इससे अब जो चित्रण है वो काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा कि बाज़ार में कौन-कौन सी फसलें उपलब्ध हैं, उनका क्या दाम है। और इसी प्रकार से जो भारत का एक बहुत समय से आप कह सकते हैं लक्ष्य है कि कृषि को हम जितना हो सके उतना ज़्यादा सक्षम, सशक्त और पारदर्शित बना सकें, वो चीज़ हम इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है? अब ये जो पोर्टल है, ये भले ही कासरगोड में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसकी जो पहुँच है वो कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी संचालित की जाए। ये पोर्टल कुशल कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए असल में एक डिजिटल व्यापार नेटवर्क दिव्यांग बनाने का लक्ष्य रखता है। अब डिजिटल व्यापार नेटवर्क ये कहाँ से आया बीच में? इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि किसान को पता है कि मुझे कुछ फसलें उगानी है, अब कौन-सी फसल उगानी है वो उसको देख, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले सकता है कि अभी बाज़ार में किस फसल की ज़्यादा माँग है और उसका क्या दाम चल रहा है या आने वाले समय में कैसा हो। इसके अनुसार ही वो फसल उगा सकता है। ठीक? अब कृषि उद्यमियों को ये पता है कि कौन-सी फसल बाज़ार में ज़्यादा है, कौन-सी कम है, कौन-सी ठीक-ठाक है। इसके अनुरूप ही वो लोग दाम जो है वो उस फसल के लगाएँगे। और जो उपभोक्ता है,
उसको भी ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से जो सामान है वो खेत से उग के उसके बाद कृषि उद्यमियों के पास से मंडियों में उपलब्ध हो। तो ये एक तरह से जो व्यापार का आप कह सकते हैं जो समूह था, जो चेन थी, उसको डिजिटल तरीके से बनाने का लक्ष्य रखा। यह पोर्टल भारत में 11 आईसीएआर, 80 एआरए केंद्रों के सभी केवीकेस को जोड़ देगा और असल में अभी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन पायलट प्रशिक्षण, यानी कि अभी सिर्फ इसकी शुरुआत की गई है, अभी सिर्फ देखा जा रहा है कि कितना सफल होता है, कितना नहीं। लेकिन जो लक्ष्य है आईसीएआर का वो असल में डिजिटल व्यापार नेटवर्क को बनाने का ही है इस योजना के। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचार के बारे में। क्रेडेक्स को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के रूप में संचालित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली। तो 9 जनवरी 2025 को भारत के सबसे बड़े सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म क्रेडेक्स को भारतीय रिजर्व बैंक से ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिली। नया वेबसाइट डीटीएक्स यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज ब्रांड नाम के तहत संचालित होगा। क्रेडेक्स अब ये लाइसेंस प्राप्त करने वाली पांचवी कंपनी बन गई है। इससे पहले रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट और C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशंस, ये वो 4 कंपनियां थी जिनके पास ये लाइसेंस क्रेडेक्स से पहले था। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म एमएसएमईज को अपनी प्राप्तियों को वित्तीय संस्थानों, जिनमें बैंक, सरकारी विभाग और पीएसयू शामिल हैं, इनको बेचकर क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करता है। तो देखिए, इस खबर को ढंग से समझने के लिए पहले यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी है। क्रेडेक्स क्या है? टीआरईडीएस क्या है? आरबीआई क्या है? और सप्लाई चेन क्या है? तभी आप समझ पाएँगे कि यहाँ पे असल में हुआ क्या। तो पहले हम बात करें सप्लाई चेन की, तो सप्लाई चेन क्या होता है इसको समझ लें। फैक्ट्री में सामान बना, आपके पास सामान आया, तो ये जो बीच में एक पूरी चेन है इसको सप्लाई चेन यानी फैक्ट्री फैक्ट्री में सामान बनने के बाद जो आपका एजेंट होगा वो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। डिस्ट्रीब्यूटर आपका थोक व्यापारी यानी कि होलसेलर को देगा। होलसेलर जो है उसको फिर खुदरा व्यापारी यानी रिटेल सेलर को देगा और रिटेल सेलर उसको बेचेगा अंततः किसको? उपभोक्ता यानी कस्टमर। तो ये जो चेन है, जो कि फैक्ट्री से शुरू होके आप पे खत्म होती है, इसे ही सप्लाई चेन कहा जाता है। ठीक है? तो असल में जो क्रेडेक्स था, ये भारत का सबसे बड़ा सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म था। यानी जो कंपनीज़ को सप्लाई चेन में पैसे लगाने पड़ते हैं अपने सामान को बाज़ार या उपभोक्ता तक पहुँचाने में, उस चीज़ के लिए जो क्रेडेक्स था वो पैसे देता था व्यापारियों को, उद्यमियों को ताकि वो अपना कार्य जो है वो आसानी से कर सकें। अब हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए ये असल में था क्या? तो व्यापार में कई बार क्या होता है कि जो कीमत है वो एकदम से नहीं दी जाती। जैसे मान लीजिए यदि आप कोई सामान खरीदते हैं 1 जनवरी को, तो आपको उस सामान को खरीदने के बाद ही उसका पेमेंट करना पड़ता है। भुगतान आपको तुरंत की तुरंत करना है वरना आप सामान लेके नहीं जा सकते, ठीक है? लेकिन व्यापार में क्या होता है क्योंकि जो भुगतान है वो कई बार थोड़ा-सा बड़ा, 10 करोड़, 15 करोड़, 5 लाख, 6 लाख इस प्रकार। तो वहाँ पे क्या होता है कि व्यापारियों के पास एक डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो असल में अभी तक क्रेडेक्स के पास ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम नहीं था। तो इस वजह से क्रेडेक्स की जो आप कह सकते हैं विकास था वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा संबंधित। तो अब क्रेडेक्स को अंततः ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम पे कार्य करने की मंजूरी मिल चुकी है आरबीआई। भारतीय रिज़र्व बैंक जो है वही असल में इन सभी चीज़ों को देखता है। तो भारतीय रिज़र्व बैंक से ही ये परमिशन लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्रेडेक्स जो है ये ये लाइसेंस प्राप्त करने वाली 5वीं कंपनी बन गई है। इससे पहले की 4 कंपनीज़ यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं जो महत्वपूर्ण है आपको याद, ठीक है? अब ट्रेडेक्स प्लेटफ़ॉर्म जो है ये एमएसएमईज़ को भी अपनी प्राप्तियाँ बेच सकता है और साथ ही साथ पीएसयूज़ भी इसमें शामिल। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली खबर है, आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी नई 15 दिवसीय क्रेडिट रिपोर्टिंग नियम पेश किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाताओं को निर्देश दिया है कि वह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पिछले मासिक चक्र की बजाय
हर 15 दिनों में क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड को अपडेट करें। ये नया परिवर्तन क्रेडिट स्कोर की सटीकता बढ़ाने और उधारकर्ताओं की वित्तीय गतिविधियों के समय पे प्रतिबिंब को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। नया नियम ऋण एवरग्रीनिंग को रोकने में मदद करेगा और उधारदाताओं को ऐसे मामलों का जल्द पता लगाने में सक्षम बनाएगा जिससे वित्तीय संस्थानों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए वित्तीय जोखिम कम होगा। क्रेडिट स्कोर के तेजी से अपडेट होने से अधिक सटीक और समय पर डेटा मिलेगा, जिससे ऋणदाताओं के लिए जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय स्वास्थ्य की बेहतर समझ प्राप्त हो पाएगी। तो देखिए, यदि हम बात करें इस चीज के बारे में, तो पहले आप ये समझिए क्रेडिट रिपोर्टिंग होता है। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, सिबिल स्कोर। ठीक है? आप कभी भी ऋण लेने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं, किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं, बैंक में जाते हैं, आप एनबीएफसी में जाते हैं, तो हमेशा वो आपसे एक शब्द बोलते हैं कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर असल में क्रेडिट रिपोर्टिंग होती है आपकी, जो ये दर्शाती है कि यदि आपने, आप कह सकते हैं, अपने पास्ट में किसी से पैसा लिया था, तो आपने किस प्रकार से वो पैसा चुकाया। ठीक? तो यदि आपने पैसा लेने के बाद सही समय पर पैसा चुका दिया, ब्याज सहित या फिर ब्याज रहित, जो आपका लोन एग्रीमेंट था उसके अनुसार, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती। तो जब आप किसी भी नए वित्तीय संस्थान में या बैंक में जाते हैं ऋण लेने या क्रेडिट कार्ड लेने, तो आपको आसानी से वो चीज़ उपलब्ध या मुहैया हो जाती। ठीक? तो असल में अब तक जो भारत का नियम था वो ये था कि जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, उन्होंने जितने लोगों को भी ऋण दिया है या क्रेडिट कार्ड दिया है और उनको उनसे किस प्रकार पैसा वापस मिल रहा है, इसकी जो क्रेडिट रिपोर्टिंग है, वो मासिक चक्र यानी महीने के अनुसार की जाती है। लेकिन अब आरबीआई के नियम के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार वो जो रिपोर्टिंग है वो अब मासिक चक्र की बजाय 15 दिनों में की जाएगी। अब ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, मासिक चक्र के दौरान जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी-सी धीमी गति से होती है और ऐसे में क्या होता है कि जो असलियत है या आप कह सकते हैं जो असल चित्रण है ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच का, वो सही तरीके से लक्षित नहीं होता या सही तरीके से आप कह सकते हैं प्रतिदिष्ट नहीं होता। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर 15 दिनों में ही क्रेडिट ब्यूरो को रिकॉर्ड अपडेट करके दिए जाएँगे, ना कि महीने के बाद, तो जल्दी-जल्दी जो डेटा या सूचना क्रेडिट ब्यूरो के पास आती रहेगी, उसके अनुसार ये चीज़ पता लगाई जा सकती है कि उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के बीच के संबंध क्या हैं। क्या उधारकर्ता सही तरीके से अपना जो पैसा है, जो उसने ऋण के तौर पे लिया था ऋणदाताओं से, वो लौटा पा रहा है या नहीं? ऋणदाता जो हैं, जिन्होंने कि पैसा दिया है उधारकर्ताओं को, वो पैसा वो उनसे ले पा रहे हैं कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अच्छे से अपडेट की जा सकेंगी इस नियम के माध्यम, ठीक है? तो याद रखिएगा कि किस प्रकार से क्रेडिट रिपोर्टिंग जो है वो कार्य करती है और क्यों इसको अब 15 दिन कर दिया गया है, पहले के 1 मंथ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाइट होक कैपिटल एमएफ ने भारत का पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित गुणवत्ता कारक टीम एंड फंड लॉन्च किया। 2025 में 8 जनवरी को व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स ने क्वालिटी फैक्टर थीम पर आधारित एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम व्हाइट ओक कैपिटल क्वालिटी इक्विटी फंड की शुरुआत की। यह भारत का पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है जो गुणवत्ता कारक थीम पर आधारित है, जो कि मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और निरंतर आय की क्षमता वाली कंपनियों पर ही केंद्रित। निवेशक 8 जनवरी 2025 से एनएफओ की सदस्यता ले सकते हैं और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 2025 को बंद हो जाएगा। योजना का बेंचमार्क बीएसई क्वालिटी टीआरआई होगा और इसे व्हाइट ओक कैपिटल असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के सीईओ रमेश मंत्री द्वारा प्रबंधित किया जाए। तो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज कि व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने क्वालिटी फैक्टर थीम पर आधारित क्या लॉन्च किया है? अपना ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है? और इसी के साथ जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो ये कि निवेशक जो हैं वो 8 जनवरी 2025 से एनएफओ की सदस्यता ले सकते हैं
और 22 जनवरी 2025 तक का ही समय उन्हें दिया जाएगा सदस्यता लेने की। ठीक? आइए चलिए अब आगे चलते हैं। एजीएम बैंक ने या एक्सिम बैंक ने 10 वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। 2025 के जनवरी में भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 वर्षीय बॉन्ड्स के माध्यम से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जिससे 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों पर अब तक का सबसे कम 100 आधार अंकों का प्रसार प्राप्त हुआ। यह मील का पत्थर एक्सिस बैंक को 2025 में डॉलर बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय संगठन बनाता है। निधियों का उपयोग विश्व भर में चल रही और भविष्य की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन चेस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बॉन्ड पेशकश के लिए मुख्य प्रबंधक और बुक रनर के रूप में भी सेवाएं। तो देखिए, यदि हम बात करें इस बारे में, तो पहले आप ये समझिए कि इंडियन एक्सिम बैंक असल में है, ठीक है? तो एक्सिम बैंक जो है, इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे बैंक के तौर पे जो कि वित्तीय सहायता, व्यापारिक सहायता और कई प्रकार की और सहायता दे सके उन लोगों को जो कि इन्वॉल्व हैं या शामिल हैं आयात-निर्यात, ठीक है? एक्सिम का मतलब है ईएक्स एक्सपोर्ट, आईएम इम्पोर्ट, यानी कि आयात-निर्यात। पहली चीज़ क्लियर। अब दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो असल में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है? अब इस कंपनी को 10 करोड़ रुपए तो उसके पास 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कि कंपनी के जो मालिक हैं वो खुद से पैसा लगा दें। दूसरा प्रकार, कंपनी जो है वो शेयर बेच दे, हिस्सेदारी बेच दे कंपनी में। तीसरा होता है बॉन्ड, ठीक है? तो यदि हम पहले तरीके पे जाएँ, तो जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने पहले से ही काफ़ी सारा पैसा लगा रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो खुद से और पैसा नहीं लगाना चाहते। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे हट गया। दूसरा अगर हम लेके जाएँ, तो दूसरा है शेयर्स को बेचना या हिस्सेदारी को बेचना। तो कंपनी में अगर आप शेयर्स बेचते हैं लोगों को, जैसे मान लीजिए अगर कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो कंपनी ने क्या करा कि 10 करोड़ के शेयर्स मार्केट में बेच 1 करोड़ 1 शेयर के हिसाब। तो यदि कोई भी व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है, तो वो अपने आप हिस्सेदारी खरीदता है उस कंपनी। और ऐसे में क्या होता है कि कंपनी का जो प्रबंधन है या जो मैनेजमेंट है, उसको कई बार कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है संचालन करने। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बाहर से हिस्सेदारी खरीदी है, वो भी कंपनी के जो अंतर्गत मामले हैं, उनमें शामिल होते हैं कहीं न। तीसरा जो तरीका है बॉन्ड्स का, अब ये क्या होता है? तो बॉन्ड असल में एक आप कह सकते हैं कागज़ होता है, जिसमें कुछ वादे किए जाते हैं कंपनी की तरफ से लोगों को और कुछ भुगतान भी किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि एक कंपनी है एक्स वाई ज़ेड, उसने 10 लाख रुपए का बॉन्ड बाज़ार में लॉन्च किया। तो ऐसे में क्या होगा, यदि मैं 10 लाख रुपए का उनका वो बॉन्ड खरीद लेता, तो ऐप मैं उन्हें 10 लाख रुपए की धनराशि दूँगा, वो मुझे बदले में ये बॉन्ड दें, ठीक? अब मैंने जो 10 लाख रुपए उनको दिए हैं, उसमें मेरा क्या फ़ायदा? बॉन्ड पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस होगा। जैसे मान लीजिए, आपने जितना भी दिया, उसका जो भी प्रॉफिट होगा, उसका 12%, 15%, 10% या 8% आपको दिए जाएँ, ठीक है? अब इसमें होता है एक लॉक इन पीरियड या जिसे आप कहते हैं अवधि निर्धारित समय। यानी अगर मैंने बॉन्ड खरीदा 10 लाख रुपए का और वो कोई ना कोई समय सारणी में है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उस बीच में मुझे लगातार कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट मिलता रहेगा और जब वो समय पूर्ण हो जाएगा, तो कंपनी मुझे पैसा देके वो बॉन्ड वापस ले। उदाहरण के लिए यदि ये 10 लाख का बॉन्ड अगर 3 साल के लिए आया है, तो उस 3 साल में मेरा जो 10 लाख रुपए है वो कंपनी के पास रहेगा। कंपनी से मुझे लगातार ब्याज या इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। 3 साल जब खत्म हो जाएँगे, तो कंपनी मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे देगी, जो भी उस पे ब्याज बनता है उसके साथ और मैं कंपनी को उसका बॉन्ड वापस कर ठीक? तो एक्सिम बैंक ने बिल्कुल यही किया कि उन्होंने 10 वर्षीय बॉन्ड्स बाज़ार में जारी करे और उन बॉन्ड्स के माध्यम से उन्होंने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए।
यानी जिन भी लोगों ने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं, उन्होंने 10 वर्ष के लिए अपना पैसा एक्सिम बैंक को दिया है। बदले में एक्सिम बैंक जो है वो उन्हें कोई ना कोई शेयर या कुछ ना कुछ जो भी उनका परसेंटेज वगैरह है, वो देता रहे, ठीक है? और जब 10 वर्ष पूरे हो जाएँगे, तब एक्सिम बैंक ये 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उन सभी लोगों को लौटा देगा जिससे उन्होंने लिए थे और अपने बॉन्ड्स उन सभी से वापस ले ले, ठीक? और ये जो बॉन्ड थे, जो एक्सिम बैंक ने यहाँ पे जारी किए लोगों के लिए, याद रखिएगा वो डॉलर के बॉन्ड। यानी यदि आपको वो बॉन्ड खरीदना है, तो आपको यूएसडी यानी कि अमेरिकी डॉलर देके ही वो बॉन्ड खरीदना होगा। आप किसी और करेंसी में या फिर आप कह सकते हैं किसी और मुद्रा में उस बॉन्ड को नहीं खरीद सकते, ठीक? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बॉन्ड क्या होते हैं, ये समझ में आया होगा। एक्सिम बैंक क्या है, वो समझ में आएगा और किस प्रकार से यहाँ पे कार्य हुआ है, वो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को एनडीडीबी मृदा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को एनडीडीबी मृदा लिमिटेड एनडीडीबी की एक बायोगैस परियोजना में 26% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। सुजुकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया ने एनडीडीबी के साथ एनडीडीबी मृदा लिमिटेड में भी 34 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग वाहन की स्थिरता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संपीड़ित बायोगैस के उपयोग की सुजुकी की रणनीति का हिस्सा है। सौदा सुजुकी को अपनी इक्विटी को धीरे-धीरे 49% तक बढ़ाने की अनुमति देता है। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रक्षा समाचारों के बारे में। बीडीएल ने भारतीय नौसेना के लिए सोनार बॉय की आपूर्ति के लिए अल्ट्रा मैरीटाइम के साथ साझेदारी की। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद स्थित ने भारतीय नौसेना के लिए सोनू बॉय की आपूर्ति या सोनार बॉय आप कह सकते हैं इसको, की आपूर्ति और निर्माण करने के लिए अमेरिका की प्रमुख वैश्विक अंडर सी वॉरफेयर सिस्टम प्रदाता अल्ट्रा मैरीटाइम के साथ साझेदारी की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन द्वारा 5 से 6 जनवरी 2025 के दौरान भारत की यात्रा के दौरान इस सहयोग की घोषणा की गई थी। सोनबॉय जो पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में बीडीएल की सुविधाओं में स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाएंगे, जो अल्ट्रा मैरीटाइम के साथ एक संयुक्त उद्यम का हिस्सा है और यह सुविधा 2027 तक चालू हो जाए। भारत में निर्मित सोनार बॉय अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना और सहयोगी बलों के साथ संगठित होंगे और इन्हें P8, MH-60R और MQ-90B सी गार्डियन विमान के साथ उपयोग किया जा सकता है। अगस्त 2024 में अमेरिका ने भारत को अमेरिकी सोनोबॉय की बिक्री के लिए अ, 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकार से सरकार सौदे को मंजूरी दी थी। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में तो देखिए, पहली चीज आपको ये समझना है कि सोनार बॉय होता है। तो ये होता है सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंज, जिसमें हम असल में ध्वनि की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं समुद्र के नीचे चीजों का पता लगाने के लिए। तो पनडुब्बियां जो होती हैं, जो कि समुद्र के आप कह सकते हैं पृष्ठ पे नहीं दिखती बल्कि उसके अंतर्गत होती हैं, तो उनको पकड़ने में या उनको लक्षित करने में सोनार बॉय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो भारत ने क्या करा, जो भारतीय कंपनी है भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, जो कि आपकी हैदराबाद में स्थित है, ये कंपनी अब भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोई सेंटर्स लगाएगी, जहां पे वो इन सोनार बॉय को स्वदेशी तरीके से विकसित, लेकिन इसको विकसित करने की जो प्रौद्योगिकी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी? अल्ट्रा मैरीटाइम से, जो कि अमेरिका की कंपनी है, ठीक? और इसके लिए जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्हें हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या एनएसए के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे भारत में अजित डोभाल, वैसे अमेरिका में है जैक सुलिवन। इन्होंने 5 से 6 जनवरी 2025 को भारत की यात्रा की थी, वहीं पे इस योजना पे हस्ताक्षर हुए। अब जो सोनार भारत में बनेंगे, वो अमेरिकी नौसेना,
भारतीय नौसेना और साथ ही साथ जो हमारे सहयोगी बल हैं या सहयोगी देश हैं, उन सभी में संगत होंगे। वहीं पे P-8 जैसे हवाई जहाज, MS-60R और MQ-90B जैसे हवाई जहाज़ों, विमान और हेलीकॉप्टर्स में भी इन्हें लगाया जाए। इसके लिए 92.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकार से सरकार सौदे को भी मंजूरी दी गई। ये 52 है, ठीक है? तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने गलती से 92 बोल दिया था, ये 52 है। 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी खबरों के बारे में। MITI ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास हेतु IITs के साथ साझेदारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अर्धचालक निर्माण में कौशल विकास सहित प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रदान करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने मैटी के साथ इंडिया एआई मिशन के तहत 2026 तक 5 लाख छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों को एआई में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट मीटी के साथ साझेदारी में ग्रामीण एआई नवाचार को बढ़ावा देने और हैकाथॉन, सामुदायिक निर्माण समाधान और एक एआई मार्केटप्लेस के माध्यम से 1 लाख एआई नव प्रवर्तकों और डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए एआई कैटलिस्ट नामक एक एआई उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपोलो हॉस्पिटल्स, रेलटेल, अपग्रेड एजुकेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिंसर्स जैसी प्रमुख भारतीय उद्योगों के साथ भी सहयोग की घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रैंक और रिपोर्ट की खबरों के बारे में। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब फिर से हासिल किया। भारत 85वें स्थान पर। 8 जनवरी 2025 को हैनले इन पार्टनर्स ने वार्षिक हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया, जिसमें सिंगापुर को 195 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब फिर से हासिल हुआ। जापान ने 193 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत की रैंक 2024 में 80वें स्थान से गिर के 2025 में 85वें स्थान पर आ गई है, जिसमें 57 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच शामिल। कई यूरोपीय संघ के देशों जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल हैं, इन्होंने अपनी रैंकिंग में दूसरे से तीसरे स्थान पर गिरावट देखी, जिसमें 192 गंतव्यों तक पहुंच। डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन द्वारा निर्मित सूचकांक पिछले 19 वर्षों से प्रति वर्ष 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्यों की तुलना करते। तो देखिए, हम बात करें कि शक्तिशाली पासपोर्ट कैसे बन गए या इसमें क्या हुआ है, तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल की या इंटरनेशनल ट्रैवल की, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो आपका पासपोर्ट और दूसरा आपका वीज़ा। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा असल में आपका परमिट होता है जो आपको एक निश्चित अवधि तक किसी भी देश में रुकने की अनुमति देता है। जैसे मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति भारत में रह के यह निश्चय लेता है कि वो अमेरिका जाके घूमेगा 1 महीने तक, तो उसको अमेरिकी सरकार से ये अनुमति लेनी होगी कि उसको अमेरिका आने दिया जाए, किस अवधि के दौरान वो वहाँ रुकेगा, वो उसको बताना होगा। उसका आप कह सकते हैं कार्य क्या है वहाँ पे, घूमने के लिए है, शिक्षा के लिए है, घरवालों से मिलने के लिए है, व्यापार के लिए है, जो भी कारण है वो उसको उसमें बताना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, यदि आपके देश के पासपोर्ट को देखने के पश्चात आपसे वीज़ा नहीं माना जाता है, तो ये होता है आपका शक्तिशाली प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल। तो सिंगापुर जो है, उसका पासपोर्ट लगभग 195 कंट्रीज में मान्य है। यानी कोई व्यक्ति अगर सिंगापुर से या सिंगापुर का सिटीजन है या उसका पासपोर्ट रखता है, तो वो 195 कंट्रीज तक बिना वीज़ा के पहुँच रख, ठीक है? वहीं पे जो जापान है, उसका वीज़ा लेके आप 193 गंतव्यों तक या 193 कंट्रीज तक आराम से जा सकते। भारत जो है 2024 में उसका 80वां स्थान था,
लेकिन 2025 में वो 85वें स्थान पे पहुँच गया। यानी अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, तो आप 57 देशों तक बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक? कई यूरोपीय संघ के देशों जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन भी इसमें शामिल हैं और वहीं पे इन देशों की रैंकिंग में भी गिरावट देखने को मिली, ठीक? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो आपका पासपोर्ट है, उसकी ताकत जो है वो आंकी जाती है कि कितना ताकतवर आपका पास। आइए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूईएफ भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025-2030 तक 78 मिलियन नई नौकरी के अवसर। तो 2025 में 7 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का अपना 5वां संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें ये खुलासा किया गया कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 22% नौकरियों में व्यवधान आएगा। रिपोर्ट में 170 मिलियन नई नौकरियों के सृजन और 92 मिलियन नौकरियों के विस्थापन का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिससे कुल 78 मिलियन नौकरियों की शुद्ध वृद्धि होगी। यह विश्लेषण 55 अर्थव्यवस्थाओं के 14 मिलियन से अधिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक वैश्विक नियोक्ताओं के दृष्टिकोण पर आधारित है। रिपोर्ट प्रमुख मैक्रो ट्रेंड्स को उजागर करते हैं, जो नौकरियों और कौशल को आकार दे रहे हैं और उन कार्यबल परिवर्तन रणनीतियों पर भी चर्चा करती है, जिन्हें कंपनियां 2025 से 30 तक अपनाएं। अब बात करते हैं कुछ शोक समाचारों के बारे में। प्रसिद्ध लेखक, फिल्म निर्माता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतिश नंदी का निधन हो गया। 8 जनवरी 2025 को प्रसिद्ध लेखक, फिल्म निर्माता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। प्रीतिश नंदी एक बहुमुखी लेखक, पत्रकार, कवि, फिल्म निर्माता और पशु अधिकार कार्यकर्ता थे, जिनकी 40 से अधिक काव्य रचनाएं भी प्रकाशित हुई। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिट फिल्मों जैसे सुर, कांटे, चमेली, झंकार बीट्स, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और प्यार के साइड इफेक्ट्स का भी निर्माण किया। वह ब्रिटिश नंदी कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पीपल फॉर एनिमल्स भारत के पहले पशु अधिकार एनजीओ के भी संस्थापक थे। इसके साथ नंदी को पद्मश्री, करमवीर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार सहित और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज के बारे में। मुंबई का सीएसएमआईए एसीआई से स्तर 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। 2025 के जनवरी में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला और विश्व का तीसरा हवाई अड्डा बना, जिसे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त हुई। यह मान्यता उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव मानकों के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सीएसएमआईए ने बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और सेवाओं में विभिन्न नवोन्मेषी पहलों के माध्यम से उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं। मुख्य पहलों में वास्तविक समय डेटा एक्सेस के लिए एवियो ऐप और यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए आरामदायक कुत्तों के साथ परफेक्ट कार्यक्रम भी शामिल। अब बात करते हैं नियुक्तियों और इस्तीफों की खबरें के बारे में। तो वी नारायण इसरो के 11वें अध्यक्ष नियुक्त। 2025 में 7 जनवरी को भारत सरकार ने वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 से शुरू होता है, जो 2 वर्षों की अवधि के लिए है और वर्तमान श्रीधर पनिकर सोमनाथ की जगह लेंगे। वी नारायण वर्तमान में केरल में सरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वह अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, जो भारत के क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। एमओएफ ने सीएससीटी उदय कोटक को एनआईआईएफटीएल के गवर्निंग काउंसिल सदस्य के रूप में नियुक्त किया।
जनवरी 2025 में वित्त मंत्रालय ने एसबीआई के अध्यक्ष टीएस सेठी और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड के शासी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। टीएस सेठी ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खारा की जगह ली, जबकि उदय कोटक ने एरन कैपिटल के अध्यक्ष टीवी मोहन दास पै की जगह ली। नामांकन को शासक परिषद के अध्यक्ष निर्मला सीतारमण द्वारा मंजूरी दी गई। NIIFTL निवेश मामलों पे रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और भारत में बुनियादी ढांचा वित्त पोषण को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखता है। अब हम बात करें आगे तो पूर्व शॉट पुटर बहादुर सिंह सगू एएफआई के अध्यक्ष नियुक्त। 2025 में 7 जनवरी को पूर्व भारतीय एथलीट और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सगू को 4 साल की अवधि के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह अदिल सुमारीवाला की जगह लेंगे, जिन्होंने 2012 से लगातार 3 कार्यकाल तक एएफआई अध्यक्ष के रूप में सेवा की। तेलंगाना के स्टैनली जॉन्स को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया और पूर्व मध्यम दूरी धावक ज्योति मरिये सिकदर को एएफआई का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सगू एक बार के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं शॉट पुट। तो इसी के साथ हमने इन खबरों को समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको काफी हद तक समझ में आई होंगी। आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी खबरें हमने यहाँ पढ़ी हैं, जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी, उन्हें एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।